Hi, you invite more miracles into your life by being grateful about everything. Today is 1st of February 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। झोरा एक फेमस फोक डांस है उत्तराखंड का। बक्सा नेशनल पार्क इज इन वेस्ट बंगाल। महात्मा गांधी सेतु इज लोकेटेड इन बिहार। लेक विक्टोरिया बॉर्डर ट्राई पॉइंट है कीनिया, तंजानिया और युगांडा का। पैम्पास ग्रासलैंड्स हैं, ये मिलते हैं साउथ अमेरिका में। आज के सवाल हैं, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? इन विच सिटी headquarters of Life Insurance Corporation of India is located? Who presented the first union budget of independent India? आज भी यूनियन बजट प्रेजेंट हो रहा है। पहला यूनियन बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का किसने प्रेजेंट किया था? Who is the author of Poverty and Famines? Layer which separates the troposphere from the stratosphere is known as troposphere, stratosphere, एटमॉस्फेयर। सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है कोल्यूड, कोल्यूशन मतलब सांठगांठ है। कॉपरेट इन अ सीक्रेट और अनलॉफुल वे इन ऑर्डर टू डिसीव और गेन एन एडवांटेज ओवर अदर्स। एक्ज्यूम का मतलब होता है खोद कर निकालना। डिग आउट समथिंग फ्रॉम द ग्राउंड, अनअर्थ करना। इविक्ट का मतलब होता है बेदखल करना। एक्सपेल फ्रॉम अ प्रॉपर्टी एस्पेशली विद द सपोर्ट ऑफ द लॉ। बिलीगर का मतलब समस्याओं के कारण, मतलब अंडर स्ट्रेस है, ट्रबल्ड है, कॉज प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज हो रही है, बिलीगर। अंड्यूलेट का मतलब होता है जैसे हमारा तिरंगा लहराता हुआ। मूव और गो विद अ स्मूथ अप एंड डाउन मोशन। सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत जरूरी है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे सिंसियरली सबको वर्क करना है। ओके, सो ये आज के सवाल हैं 1st of February 2022 एंड दिस इज द हिंदू, ट्यूसडे February 1st 2022 दिल्ली एडिशन। आज का जो न्यूज है दिस इज अबाउट इकोनॉमिक सर्वे। कल इकोनॉमिक सर्वे टेबल प्रेजेंट हुआ। दिस इज इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 और आज इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ना वो बजट के एक दिन पहले आता है। तो आज बजट प्रेजेंट हो रहा है। ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस कॉन्टेक्स्ट में है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि यहाँ पे स्कीम्स क्या बताई गई हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है गवर्नमेंट का डायरेक्शन क्या बताया गया है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट जैसे वेलफेयर हुआ या फिर स्पेंडिंग जो है वो किस डायरेक्शन में ला रही है। बजट में ये इंपॉर्टेंट होता है कि इकोनॉमी रिलेटेड से टैक्सेशन रिलेटेड क्या चेंजेस किए गए हैं, कुछ स्पेशल थीम या एम्फेसिस किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे किया गया है। ये जो चीज़ें होती है ना ये हमारे रेलेवेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वी आर नॉट ओके। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें क्या रेलेवेंस है? सी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा अभी हमने देखा, स्कीम्स, डेटा, डायरेक्शन, थीम्स, जो फॉर्डर मटेरियल है ये इंपॉर्टेंट होता है। अब इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक डिवीजन, नॉर्थ ब्लॉक, ये इसको रिलीज करता है। नो द नेम, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, इकोनॉमिक डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, तो इसमें एक्चुअली पूरा जो इकोनॉमी है उसका कंडीशंस, स्पेक्यूलेशंस, ये सारी चीज़ें होती है। इकोनॉमी में दो चीज़ हमें पता है अभी। इकोनॉमी अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत ज़्यादा डेटा ड्रिवन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्स में एज सच डेटा नहीं पूछा जाता है कि 7% से ग्रोथ हुआ या 8% से हुआ। नो, एग्जाम में ये पूछा जाता है अगर ये अप टिक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, डाउन टिक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हेडविंड्स हैं तो क्यों है, टेलविंड्स हैं तो क्या है। ये सारी चीज़ें पूछी जाती है कॉन्सेप्ट में। तो जैसे ये है ना, तो पहली चीज़ तो ये हुआ। दूसरी चीज़ ये हुआ कि कोविड-19 का बैकड्रॉप है। लास्ट ईयर भी मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक सर्वे का बहुत सारा डेटा करेक्ट बैठेगा नहीं बैठेगा, नोबडी नोज। तो द पॉइंट इज दिस डॉक्यूमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट हमें अननेसेसरी ओवरटली एक्सर्ट भी नहीं करना है। एंड वी आर नॉट न्यूज़ मीडिया कि हम इसका बॉल बाय बॉल आज आया सर्वे और अगले दिन कमेंट्री एंड ऑल कर रहे हैं। दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम।
ये डॉक्यूमेंट 2013 में मैंने पहली बार पढ़ा था। इतने साल से ये डॉक्यूमेंट्स एवरी ईयर मैं देख रहा हूँ एग्जाम स्पेसिफिक वे में। पॉइंट इज, इसका जो ओरिजिनल कंटेंट है, इसकी थीम हमें देखना है, कोई नया कीवर्ड उसमें है, स्कीम है, वो देखना है। अननेसेसरी इस पे स्ट्रेस नहीं लेना है। इकोनॉमिक सर्वे नहीं डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। सिलेक्शन होने के लिए जो दूसरे फंडामेंटल पिलर्स हैं उस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, लाइक पॉलिटी, बेसिक इकोनॉमी, बेसिक हिस्ट्री, बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और फिर जो टाइम बचता है उसमें फिर सी सेट तैयार करो। ओके, व्हाट आई वांट टू से इट, ओवरटली एग्जर्ट नहीं करना है इकोनॉमिक सर्वे या फिर यूनियन बजट में। अब जैसे ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को ऑल्दो हम कवर करेंगे, बट हम कवर कैसे करेंगे, मैं इसका पूरा इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसी डॉक्यूमेंट में ऐड करके आपसे शेयर कर दूंगा, सो दैट आप इसको क्विक रिवाइज कर सकते हो एग्जाम टाइम पे। और इसकी एक क्विक समरी आफ्टर सम डेज हम प्रिपेयर कर लेंगे, वो मोर देन सफिशिएंट है इस इकोनॉमिक सर्वे को डील करने का। तो जैसे स्टेट ऑफ द इकोनॉमी है, फिस्कल डेवलपमेंट है, एक्सटर्नल सेक्टर है, मॉनेटरी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है, जैसे डेवलपमेंट इन जी सेक मार्केट, बैंकिंग सेक्टर में क्या डायरेक्शन आ रहा है, एनबीएफसीज, एफपीआईज, ये कीवर्ड्स का ना मीनिंग पता होना चाहिए हमें। प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, अब जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, एवरीडे हम एसडीजी की बात करते हैं, वो 17 एसडीजी हमें टिप्स पे याद होने चाहिए। एग्रीकल्चर वी टॉक एवरीडे, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, इंडस्ट्री रिलेटेड डेटा है, सर्विसेज है, एम्प्लॉयमेंट इज अ बिग थिंग, और उसमें भी कोविड का इम्पैक्ट। तो जैसे ये चैप्टर्स है ना, इन चैप्टर्स में ही सेग्रीगेट करके इसका जो कंटेंट है वो हम इंडिविजुअली भी देखेंगे, और ये कंटेंट आपको न्यूज़पेपर में भी आ जाता है। अभी देखना, पूरा महीना फरवरी का लास्ट ईयर भी ऐसे ही था, जो आर्टिकल्स आएंगे, न्यूज़ कवरेज होगा, वो इनडायरेक्टली इस इकोनॉमिक सर्वे का जो मेजर पार्ट है वो सब कवर कर लेगा। सो द पॉइंट इज, हमें एफिशिएंटली पढ़ना है, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा इसमें ड्वेल नहीं करना है। दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग डॉक्यूमेंट, इस पे आप बहुत ज़्यादा ओवर जाओगे तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। बाकी आज मैं एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो अभी प्रिपरेशन का शेयर करने का ट्राई करूँगा। ओके, so let us begin with this discussion. Survey pegs growth at 8.85%, 8 to 8% in 20 to 23. Let us see projection है। अब जैसे डायरेक्शन है तो हमारी जीडीपी अभी बढ़ने का ट्राई करेगी, बिकॉज कोविड-19 का जो वर्स्ट है वो पीछे छूट गया है, तो 9.2% से हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लेशन अभी भी बना हुआ है, एनर्जी का प्राइसेस है, अभी रशिया क्राइसिस हो गया तो चैलेंज होगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ग्लोबल लिक्विडिटी भी अब एक चैलेंज होगा, बिकॉज यूएस में फिस्कल टैपरिंग चालू हो गया है, फंड्स अब शॉर्टेज पड़ने वाला है। सो दीज आर द थिंग, और इसका इम्पैक्ट जैसे हमने स्टॉक मार्केट में भी देखा था। तो इकोनॉमिक सर्वे मतलब पूरा स्टेट ऑफ इकोनॉमी जो कंट्री का है डिफरेंट हेड्स में, उसका एक दिस गाइडलाइन होता है, एक पूरा उन्होंने एनालिसिस किया और कुछ एक पॉइंटर्स वहां पे रेडी कर दिए, दैट्स ऑल। अब जैसे नए अपॉइंटेड हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन, नाम याद रखना है, आप नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, इतना बोला है, लेट अस सी। अब इसमें देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि ये होगा नहीं होगा, वी डोंट नो, सो मेनी दिस अनसर्टेनिटी, सो दैट इज वाई बहुत ज्यादा ड्वेल नहीं करना है। आई एम टेलिंग यू अगेन, इकोनॉमिक सर्वे में देयर विल बी नो फर्दर डिबिलिटेटिंग पैंडेमिक रिलेटेड इकोनॉमिक डिसरप्शन, लेट अस होप। मॉनसून नॉर्मल होगा, विड्रॉवल ऑफ ग्लोबल लिक्विडिटी हो रहा है, मेजर सेंट्रल बैंक जैसे यूएस पैसा खींच रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। ऑयल प्राइसेस जो है 70-75 बैरल पे बना रहना चाहिए। ग्लोबल सप्लाई चेन का डिसरप्शन जो है वो ग्रेजुअली ओवरकम कर लेंगे हम। तो ये अजम्पशंस हैं, अगर ये अजम्पशंस करेक्ट बैठे तो इकोनॉमिक सर्वे करेक्ट है, इनमें से कोई भी चीज अगर करेक्ट नहीं बैठी तो इकोनॉमिक सर्वे का जो फाइंडिंग है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो दैट इज वाई यहाँ बहुत ज्यादा दिस टर्म्स एंड कंडीशंस। तो अब जैसे यहाँ पे पूछा वी शेप्ड रिकवरी ऑफ इंडियाज कोविड हिट इकोनॉमी, अब ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, वी शेप्ड हो रही है मतलब इकोनॉमी फॉल हुई, क्विकली रिबाउंड हो गई। डब्ल्यू शेप हो रही है लाइक दिस, या फिर अपना यू शेप हो रही है लाइक दिस, के शेप हो रही है मतलब एक सेक्टर ऊपर गया एक सेक्टर नीचे गया। तो दीज आर डिफरेंट लाइक पैटर्न हो सकते हैं इकोनॉमिक रिकवरी के। तो इस 442 पेज में ये सारी चीजें हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस है, लेट अस सी वी शेप्ड होगा या नहीं होगा। अब इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, संजीव सान्याल जी। आपने बताया शार्प कॉन्ट्रैक्शन हुआ ऑब्वियसली लॉकडाउन के बाद, बट रिवाइवल अभी होगा।
हम डब्लू शेप भी हो सकता है, मतलब अप हुआ फिर वापस फॉल हो गया, फिर इकोनॉमी अप हो रही है। तो ये जो लेटर ऑफ अल्फाबेट है, लेट अस सी किस टाइप में यहाँ पे होता है। गवर्नमेंट मीनवाइल शॉर्ट टर्म सपोर्ट प्रोवाइड करेगी वल्नरेबल सेक्टर को, मीडियम टर्म जो फिजिकल हेल्थ है वो मेंटेन करना है, सप्लाई साइड रिफॉर्म्स लेके आने हैं। प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो कम हुआ है, स्पेशली टूरिज्म और होटल्स में, इसको रिकवर करने की ज़रूरत है। फिर प्री पैंडेमिक लेवल पे अभी तक हमारा एक्सपोर्ट वगैरह नहीं है, इसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है, कैपिटल फॉर्मेशन। फिर वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ है वाया कैपेक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ज़्यादा करती है गवर्नमेंट, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा कर रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, तो वो स्पाइरल होता है और मल्टीप्लायर इफेक्ट लाता है इकोनॉमी के लिए। तो दिस इज देयर। अब ओमिक्रॉन का क्या थ्रेट होगा, वी डोंट नो। इन्फ्लेशन जंप है, लिक्विडिटी विड्रॉवल है, देयर आर चैलेंजेस। तो 2022-23 में वाइड स्प्रेड वैक्सीन कवरेज भी बढ़ेगा, सप्लाई साइड में रिफॉर्म्स हुए, जैसे गति इनिशिएटिव हुआ, ईज ऑफ रेगुलेशन हुआ, रोबस्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ, अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल स्पेस टू रैंप अप कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ाना है। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे हमारी इकोनॉमिक रिकवरी बेटर होगी। अब ये प्रिडिक्टेड ग्रोथ है, परसिस्टेंट इन्फ्लेशन है और प्राइसी फ्यूल है, तो फ्यूचर इज टेंस। अब जैसे ये सारी चीज़ें हमने फाइंडिंग्स देखी ना, ये मेजर पॉइंट्स यहाँ पे आ गए। अभी पूरा महीना ऐसे ही अलग अलग हम नैरेटिव्स, अलग अलग हम थ्योरीज देखेंगे इकोनॉमी पे, और वो मोर देन सफिशिएंट होगी टू कवर दिस आवर एग्जाम का जो रिक्वायरमेंट है। सी, ये डॉक्यूमेंट्स जैसे योजना हुआ, इकोनॉमिक सर्वे हुआ, ईपीडब्ल्यू हुआ, बिग बिग बुक्स एंड ऑल दीज, ये ना अच्छा लगता है पढ़ना एंड दिस, बट कई बार ये बहुत फैंसी भी होती है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाती है। हमें बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर जैसे हम न्यूज़पेपर ही एवरीडे कर रहे हैं, तो न्यूज़पेपर हमारी मोर और लेस जो एटलीस्ट एग्जाम का रिक्वायरमेंट है ना, वो कवर हो जाता है यहाँ पे। ओके, तो जैसे अब इसमें आंसर राइटिंग प्रिपेयर करिए। डू यू अग्री दैट इंडियन इकोनॉमी हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड वी शेप्ड रिकवरी? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इस आंसर को हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, हमें कोई फैंसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। डू यू अग्री इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस कर रहा है वी शेप्ड रिकवरी? अपने रीजंस दो सपोर्ट ऑफ योर आंसर्स। लिखो, लैंग्वेज अच्छी होगी, लिखना आएगा, आप ज़्यादा फायदे में रहोगे। सो डू दिस। सो ये पहला सवाल है, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सर्वे पैक्स ग्रोथ एट दिस मच इन 22-23। अब जैसे सेकंड है, 1000 पीपल अलाउड एट इलेक्शन मीटिंग, इलेक्शन कमीशन रिलैक्सेशन फॉलो प्लेटोइंग केसेस अब ज्यादा नहीं आ रहे, तो रिलैक्सेशन 1000 पीपल का भी दे दिया है। अब ये क्यों है? बिकॉज असेंबली इलेक्शन है, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और यूपी में 5 राज्यों में अभी असेंबली इलेक्शन है। अब जो बात है इलेक्शन कमीशन की, तो ये भी हमने ऑलरेडी बेसिक्स पढ़ लिया। इलेक्शन कमीशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्यों होना चाहिए? कोविड-19 है तो डिजास्टर भी है, तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस भी हो गया। तो इन सब को देख के अभी फिर से फर्दर गाइडलाइन रिवाइज की गई है। ओके, देन दिस इज फार्म यूनियंस और ये गवर्नमेंट रिलीफ, तो ये तो था फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है, रिलीफ फॉर फार्मर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रास रूट पे जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके एग्जीक्यूशन पे, हेल्थ केयर भी हो सकता है, एंडलेस, इनकी भी बड़े यूज केसेस हैं। गवर्नमेंट जो हेल्थ केयर स्कीम्स हैं, या फिर जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो गया, या फिर बच्चों को कुछ वहाँ पे मेडिकल, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज एंड ऑल, ये सब चीज़ें आंगनवाड़ी वर्कर का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंस है, आंगनवाड़ी वर्कर। देन EDMC टू इनॉग्रेट रिजुविनेटेड लेक कॉम्प्लेक्स इन सहादरा टुडे। हर जगह अभी जैसे अर्बन प्लानिंग सिलेबस में है, अर्बन सिटीज जब भी बात आती है अर्बन प्लेसेस की, तो आता है दीज लेक्स, वाटर बॉडी हर शहर में है ये, चाहे वो हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, एवरीवेयर। और ये वाटर बॉडीज आर डाइंग, सो दैट इज वाई अर्बन सिटीज बेटर करना है, अर्बन प्लानिंग करना है, तो लेक्स एंड वाटर बॉडीज है, इसको रिजुविनेट करना बहुत जरूरी है। देन दिस इज नेक्स्ट वन, अब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कैंसिल करो ऑफलाइन एग्जाम। देन दिस इज बैक इन बिजनेस, शॉप्स श्रीनगर में ओपन हो रही है। देन दिस इज ओके, अब ये जो नेक्स्ट है, आप राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी बने हैं उषा शर्मा मैम, टॉप सीनियर ब्यूरोक्रेट। मिनिस्ट्री कैंसल्स ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस, देन मीडिया रेगुलेशन, क्राउड पुलर, देन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कोरोना इज नॉट ओवर येट,
फॉलो द प्रोटोकॉल्स। अब जैसे ये न्यूज़ है, दिस न्यूज़ इज अबाउट टर्बुलेंस अहेड। टर्बुलेंस अहेड, यहाँ जो बात है वो है एयर इंडिया का। एयर इंडिया पहले सरकारी था, पहले टाटा का था, टाटा ने नेशनलाइज करके सरकारी बना लिया एयर इंडिया को, अब वापस वो टाटा को सेल हो गया है। टर्बुलेंस अहेड, टर्बुलेंस अहेड मतलब जैसे प्लेन है, टर्बुलेंस है मतलब बाहर डिस्टर्ब्ड वेदर है, हेडविंड्स ज़्यादा है, तो टेक ऑफ कैसे हो पाएगा एयर इंडिया टाटा के साथ, इस बात पे सवाल है। सी, टाटा ग्रुप ने अभी एक्विजिशन किया है एयर इंडिया का, एयरलाइन रिटर्न हो गया है ओरिजिनल फाउंडर के पास आफ्टर ऑलमोस्ट 7 डेकेड हिएटस, 7 डेकेड के बाद वापस ओरिजिनल फाउंडर्स के पास पहुंच गया है। अब एयर इंडिया लॉस मेकिंग था, अब इसको वापस प्रॉफिटेबल कैसे किया जाए। टाटा के पास एंथुजियाज्म है, टाटा के पास एक्सपीरियंस भी है, रेपुटेशन भी अच्छी है, बट चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली, बिकॉज एयर पैसेंजर का जो पिछले कुछ टाइम से पूरा जो सेगमेंट है वो बड़ा लॉस मेकिंग में रहा है, क्योंकि एक तो बजट एयरलाइंस आ गई है, लो कॉस्ट फ्लाइट्स आ गई हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, लो कॉस्ट फ्लाइट्स के कारण क्या हो रहा है कि इंडिया का जो मार्केट है ना वो बड़ा डिफरेंट है। लो कॉस्ट फ्लाइट्स में आपको कॉस्ट जो है इस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि आप कम कॉस्ट में बेनिफिट्स एयरलाइन के प्रोवाइड कर पाए, तो प्रॉफिट होता है। और इसमें जैसे इंडिगो वगैरह है, दे आर डूइंग रियली गुड। टाटा यहाँ पे कर पाएगा या नहीं, इस पे सवाल है। तो डोमेस्टिक एयर पैसेंजर जो मेजर सेगमेंट है वहाँ लो कॉस्ट फ्लाइट्स ज़रूरी होती है। जैसे हमने उड़े देश का आम नागरिक गवर्नमेंट का एक स्कीम भी था। टाटा के पास ऑलरेडी विस्तार है, फिर सिंगापुर एयरलाइंस पार्टनर, तो टाटा का दिस एयरलाइंस में एक्सपोजर है। अभी एयर इंडिया भी आ जाएगा तो इसका अच्छा खासा परसेंटेज हो जाएगा, 25-26% एयरलाइंस में। अब बात यह आएगी कि इसको प्रॉफिटेबल कैसे करना है। जैसे एयर एशिया भी है टाटा के पास में, इसका भी स्टेक है, एयर इंडिया एक्सप्रेस भी है एयर इंडिया का। इन सबको प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है, हाई वॉल्यूम बिजनेस। एयरप्लेन्स में एक तो बात आती है डोमेस्टिक, जो है डोमेस्टिक है, इधर बजट एयरलाइंस का ज़्यादा बोलबाला है। तो बजट मतलब कम कीमत पे सर्विसेज प्रोवाइड करने का तरीका निकालना होगा। सेकंड जो चीज़ है वो है फ्यूल। फ्यूल बहुत महंगा होता है तो ऑपरेशन कॉस्ट महंगी हो जाती है, तो फिर आप बजट में कैसे प्रोवाइड कर पाओगे, कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा हो जाएगी। देन थर्ड जो चीज़ है वो है कोविड-19 से बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस। तो अगर इन 3 चीज़ों को टाटा ने हैंडल कर लिया देन टाटा बड़ी अच्छी पोजीशन पे रहेगा। अदरवाइज एयर इंडिया तो इतने टाइम से दिस वाइट एलिफेंट बना ही है। एयर ट्रांसपोर्ट बबल जो है, अब फॉरेन कंट्रीज में भी कोविड के कारण बबल्स बन गए, मतलब इतना फ्रीली मूव नहीं हो रही थी एयर पैसेंजर लाइंस। तो अब ये भी एक चीज़ है कि ये नॉर्मलसी कब आएगी, कोविड-19 से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस कब होंगे। विस्तार भी है, अब क्या होता है, एक होता है इन फाइटिंग हो जाती है, कैनिबलाइजेशन बोलते हैं इसे, कि जैसे एक टाटा है, टाटा के पास विस्तार भी है, एयर इंडिया है, दोनों ही आपस में कॉम्पीट करने लग गए। सो इस टाइप की सिचुएशन को भी कैसे अवॉइड करेंगे ये देखना होगा। देन इसके बाद जो कैपेसिटी है वो प्रीडोमिनेंटली फुल सर्विस करियर है, वो लुक्रेटिव बिजनेस क्लास। सो द पॉइंट इज कि ये पूरा जो बिजनेस है अभी दिस एयरलाइंस का, इधर बहुत हेडविंड्स हैं। टाटा यहाँ कैसे मैनूवर करेगा, लेट अस सी। कैनिबलाइजेशन का भी एक कॉन्सेप्ट है, स्टीव जॉब्स एंड ऑल ऐसा कुछ कहा था कि अगर खुद ही का प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को कर रहा है तो इट इज बेटर, अदरवाइज सम अदर कंपनीज प्रोडक्ट विल किल योर प्रोडक्ट। तो इट इज गुड, जो बेटर यहाँ पे सर्विसेज होगा, विस्तार या एयर इंडिया इन बिटवीन बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ आगे बढ़े तो ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। अनदर वन, नडाल कीप्स ओवरकमिंग द चैलेंजेस पोज्ड बाय एज एंड इंजरी। नडाल से बहुत कुछ सीखने के लिए है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रिट। कभी भी हार नहीं मानता है, 2 सेट ओवर था बट फिर भी उसने कमबैक किया और आखिरी पॉइंट तक लड़ता रहा और जीत गया। दिस एटीट्यूड इज वेरी मच रिक्वायर्ड। स्टूडेंट्स को भी यही डिफरेंशिएट करता है। 100 सवाल आते हैं, कुछ स्टूडेंट अच्छे से 50 सवाल करेंगे, फिर वो फोकस लूज कर देंगे और फिर दे स्टार्ट डूइंग सिली मिस्टेक्स और फिर 2, 3, 4 प्रश्न से वो मिस कर जाते हैं। हर प्रश्न को आपको ऐसे डील करना है कि बस यही प्रश्न आपका सिलेक्शन कराने वाला है। इस स्ट्रैटेजी से आप पढ़ोगे तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के। तो लेजेंडरी स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो दिस इज नडाल, देन कपिल देव का 432 टेस्ट मैच विकेट, देन सचिन तेंदुलकर का 100 इंटरनेशनल, राफेल नडाल का 21st मैन सिंगल्स ग्रैंड स्लैम टाइटल। ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स हैं। नडाल का सबसे बड़ा जो ट्रेट है वो ये है कि गिव अप नहीं करता।
एक्सपेक्टेड अचीवमेंट है वो आखिरी पॉइंट तक फाइट करता है कि नहीं आई कैन विन, एंड मोस्टली वो जीत भी जाता है फिर। सो दिस एटीट्यूड हमें सीखना चाहिए। बाकी विमेन में भी एशले बार्टी ने बड़ा अच्छा खेला। इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन हेरिटेज है, मेडन मेजर मिला होम सॉइल पे सिंस 1978, वेल डन। तो नडाल, बार्टी, ये सारी चीजें थी। फिर जोकोविक का डिपोर्टेशन से ट्रबल्स भी आई, बट ओवरऑल ऑस्ट्रेलियन ओपन ने काफी राइट एग्जांपल्स यहाँ सेट किए। इंडिया में सानिया मिर्जा हमारी स्टार है, रिटायरमेंट लिया है एट द एंड ऑफ द सीजन, विल ब्रिंग अ टिंज ऑफ सैडनेस। देन द माइंड एंड द स्टेट ऑफ रशिया प्रेसिडेंट, इधर एक प्राइमरली कमेंट्री दिया हुआ है कि जो रशिया है अभी क्या जियो स्ट्रेटेजिकल चैलेंजेस फेस कर रहा है, और व्लादिमीर पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट है अभी क्या चॉइसेस लेने वाले हैं, क्या उनके पास ऑप्शंस है। ऑप्शंस अगर रशियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जैसे बात आती है नाटो के एक्सपेंशन की, नाटो एक्सपेंशन होता है, नाटो एक्सपेंशन होता है तो रिमलैंड, हार्टलैंड, रिमलैंड, रशिया की पेरिफेरी में नाटो पहुंचता है, रशिया अनकंफर्टेबल फील करता है और रशिया फिर यहाँ रिटेलिएट करता है। तो फर्स्ट थ्योरी इज अबाउट नाटो, नाटो एक्सपेंशन को चेक करना। रशिया के पास प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे यूक्रेन में अभी इशू है, इससे पहले जॉर्जिया के साथ भी इशू हुआ था। जॉर्जिया भी अगेन नाटो के इन्फ्लुएंस में आना है तो रशिया ने इंटरवीन किया यहाँ पे। इसके अलावा ये जो अभी नया एरिया है यहाँ क्या है, प्रो रशियन मिलिटेंट्स है। रशिया का यूएसएसआर था तो रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरे इन कंट्रीज में है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में है। तो जैसे यूक्रेन है, सेंट्रल एशिया एंड यूक्रेन में भी है, पेरिफेरल कंट्री में। तो रशिया में भी ये जो डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन है ये प्रो रशियन मिलिट्री फाइटर्स हैं यहाँ पे, तो रशिया इनको अपने एडवांटेज में एट टाइम्स यूज करता है। फिर हमने बेलारस भी देखा था, बेलारस में अभी माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था, माइग्रेंट एज अ वेपन यूज करने की बात थी। तो बेलारस बिकॉज ईयू में है, बट यहाँ के जो प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, क्लोज टाइज हैं व्लादिमीर पुतिन से। साउथ कॉकेकस है अजरबैजान, और यहाँ अभी फाइटिंग हुआ था नागोर्नो काराबाख में, नागोर्नो काराबाख में। तो इधर तो रशिया का सपोर्ट था और दूसरी तरफ आ गया था दिस टर्की का सपोर्ट। तो टर्की के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पे अजरबैजान को लाइक प्रोवाइड किया रिसोर्सेज एंड ऑल, फिर ये जो चीज थी वो इन एडवांटेज अजरबैजान गई, जो नागोर्नो काराबाख का फाइट हुआ। अब यहाँ क्या हुआ कि रशिया और टर्की जो है इनके इंडिविजुअल रिलेशंस भी हैं, जैसे रशिया टर्की को S-400 मिसाइल सिस्टम देता है। और टर्की जो है वो नाटो का मेंबर भी है। अब टर्की नाटो का मेंबर है बट प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ टर्की प्रेसिडेंट की फाइट टाइप सिचुएशन हो गई थी। तो जो चीजें हैं, ग्रुपिंग्स वगैरह हैं, इधर भी इतना ज्यादा अब लाइक पहले जैसी बॉन्डिंग नहीं है और चीजें बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है, पावर प्रोजेक्शन किया जा रहा है। नाटो की भी बात करें तो नाटो में जैसे जो ट्रम्प थे वो इतने फेवर में नहीं थे, बाइडेन ऑल्दो इसको पुश कर रहे हैं। इवन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उनका भी स्टेटमेंट आया था कि नाटो का अब यूटिलिटी क्या है। तो देयर आर क्वेश्चंस। कजाकिस्तान में अभी जैसे टेंशंस हुए तो CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रशिया ने अपने कंटिंजेंट भेजा और जो दिस रिवोल्ट हो रहा था कजाकिस्तान में उसको सप्रेस किया। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। सो द पॉइंट इज रशिया का जो एक्सपैंड है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वहां पे एक्टिवली बहुत सारी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, इक्वेशंस डेवलप हो रही है। और रशिया के साथ क्या है, रशिया इज ट्राइंग टू सीक दैट लॉस्ट ग्लोरी। 1990s में जब से इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, रशिया वापस अपनी पुरानी ग्लोरी रिस्टोर करना चाहता है और ड्रिवन बाय दैट। और व्लादिमीर पुतिन भी जैसे अभी जर्मन चीफ का स्टेटमेंट आया था नेवी का, रशिया वांट्स सम रेस्पेक्ट, दैट इज वाई इस टाइप का ब्रिंकमैनशिप हो रहा है। अब जैसे यूक्रेन क्राइसिस है, यूक्रेन क्राइसिस में भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन लेट अस सी, ऑल्दो बाइडेन ने बोला है फरवरी में, बट अवॉइड होगा, ये ऐसा होगा नहीं। पॉइंट इज जैसे नाटो है वो अपनी एक्सपेंशन ओपन डोर पॉलिसी को बंद करने की कोशिश करेगा, ये टेबल पे आएंगे, डिस्कशन होगा और रशिया को थोड़ा एडवांटेज होगा। रशिया के पास एक और फ्रंट ओपन है और वो फ्रंट है चाइना के साथ क्लोजनेस बढ़ाने का, और चाइना ऑलरेडी कन्फ्रंटेशन पाथ में है यूएसए लेड ग्रुप में। तो ये नई इक्वेशन डेवलप होने का संभावना ज्यादा है। तो दिस इज देयर, यूक्रेन क्राइसिस भी है, रिस्क ऑफ ओवर रीच है, बी अफ्रेड एंड एक्सपेक्ट द वर्स्ट। यूक्रेन भी जो यूक्रेन की कंडीशन है, वहां पे जो थीम है वहां के लोगों का, वो लाइक फियर्सली इंडिपेंडेंट भी रहना चाहते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट लेट अस सी, मोस्ट प्रोबेबली कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। देन जो पुतिन है, चाइना का फैक्टर आ रहा है यहाँ पे। अभी कल ही हमने नॉर्ड स्ट्रीम 2 भी पढ़ा था जर्मनी के साथ और
दिस नेचुरल गैस रिजर्व की सप्लाई। अब नॉर्थ स्ट्रीम से क्या होता है, यूरोप को लगता है हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे रशिया पे, तो रशिया क्या उसे ऐसा वेपन यूज़ कर लेगा। ये बहुत सारी इक्वेशंस पैरेलल में चल रही है अभी रशियाज प्रेसिडेंट। लेट अस सी, स्टेबिलिटी होगा तो ओवरऑल वर्ल्ड के लिए वो बेनिफिट होगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। प्लस रशिया भी अगर बहुत पुश होगा कॉर्नर चाइना के साथ प्रॉक्सिमिटी, तो इंडिया इस बात से भी वरिड है। द केस ऑफ वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन अगेंस्ट कोविड-19, ये अक्सर बोला जाता है कि बच्चे हैं इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, बट सारे किड्स में ऐसा नहीं है। सम चिल्ड्रन जैसे डायबिटीज़ है या फिर कोई डिसीजेज है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उनके लिए भी हमें सोचना है वैक्सीनेशन इन जनरल इज गुड। ये एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं आईसीएमआर, हमें वैक्सीनेशन में वही पॉलिसी फॉलो करना है, ज़्यादा दिस रूमर मॉन्गरिंग एंड ऑल में नहीं पड़ना है। अ हेजी पिक्चर ऑन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। एम्प्लॉयमेंट, अब जैसे बजट में अभी हमने इकोनॉमिक सर्वे में ये थीम्स देखा ना, स्टेट ऑफ इकोनॉमी, फिस्कल ये सारे देखना वन बाय वन, सारे आर्टिकल्स अभी न्यूज़पेपर में कवर होंगे वन बाय वन सारे। हेजी पिक्चर ऑन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। आज की डेट में प्रॉब्लम क्या हो रही है, एम्प्लॉयमेंट, वो भी क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, जो अपने एजुकेशन है उसके बिहाफ का एम्प्लॉयमेंट, इसका शॉर्टेज है और ये बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अ हेजी पिक्चर ऑन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब यहाँ जो बात है वो है पीएलएफएस का डेटा बताता है कि एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं, एनएसएसओ का डेटा भी बताता है। एम्प्लॉयमेंट की जब भी बात करते हैं तो हमारे यहाँ दो कैटेगरीज इसमें ला सकते हैं, एक है रूरल एम्प्लॉयमेंट और दूसरा है अर्बन एम्प्लॉयमेंट। रूरल एम्प्लॉयमेंट की जब भी बात होती है तो आता है एमजी नरेगा, ये आगे आर्टिकल भी है। एमजी नरेगा में क्रिटिसिज्म भी होता है कि जो क्वालिटी वर्क है वो अच्छा नहीं है। एमजी नरेगा की ज़रूरत भी है बिकॉज दिस एक्ट्स एज एन इंश्योरेंस की वर्स्ट केस में 100 डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट एवरी एडल्ट मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड को 5 किलोमीटर पेरिफेरी में मिल जाएगा, तो एटलीस्ट जो स्टारवेशन या फिर डेस्टिट्यूशन की जो नौबत है वो नहीं आएगी। तो दिस एक्ट्स एज एन इंश्योरेंस। काम जो होता है वो अनस्किल्ड होता है, अब जो काम होता है वो अच्छा नहीं है तो उसके लिए आप सोशल ऑडिट करा सकते हो, जीआईएस वगैरह से उसकी टैगिंग मॉनिटरिंग कर सकते हो कि क्वालिटी वर्क वहाँ पे हो। बट एज सच जो एमजी नरेगा पॉलिसी है इसको गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट सबने बैक किया है। इनफैक्ट इसका फंड जो है अलोकेशन है वो भी बढ़ाया गया था। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन एमजी नरेगा, डिस्कस इट्स यूटिलिटी एंड एसोसिएटेड चैलेंज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। अब ये बात है सुप्रीम फेलियर। यहाँ जो बात है वो ये है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर दैट इज वाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सेफगार्ड करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। लेजिस्लेचर जो होता है वो कानून बनाता है, जो सुप्रीम कोर्ट होती है उस कानून का फिर रिव्यू लेती है और वो कानून अगर गलत हुआ तो उसको अल्ट्रा वायर कर देती है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करना चाहिए। यहाँ बाकी एक व्यू पॉइंट दिया है कि कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट को एज अ लाइट हाउस वर्क करना था, जस्टिस एंड लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट एट टाइम्स शॉर्ट पड़ रही है अपनी ड्यूटी डिलीवर करने पर, तो दिस इज दैट। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जैसे कुछ जजमेंट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए हैं पास सम टाइम पे, फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस जिसके हुए, जैसे राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट बताया, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट। देन डीक्रिमिनलाइज किया कंसेंशुअल सेक्सुअल कंडक्ट बिटवीन एडल्ट्स ऑफ द सेम सेक्स, ये दूसरा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। देन रिकॉग्नाइज किया ट्रांसजेंडर पर्सन एज द थर्ड जेंडर, फिर आउटलॉ कर दिया ट्रिपल तलाक को। तो ये जो डिसीजंस थे ये हमारी जो रिपब्लिकन वैल्यूज है लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अपहोल्ड किया। बट कुछ ब्लैक मार्क्स भी हैं जहां सुप्रीम कोर्ट कुछ और बेटर कर सकता था, इस टाइप का आर्ग्यूमेंट है। सो द पॉइंट इज, जैसे एनवी रमन्ना साहब ने कहा, डेमोक्रेसी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्पॉर्टेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन होता है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड करना बहुत जरूरी है। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, फंडामेंटल राइट्स का आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और क्या आप केवल सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हो, रिट्स क्या हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है। टेल स्ट्रेन टाइज इन तमिलनाडु, टोमेटो एंड अनियन महंगे हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रही है, अप्स एंड डाउन्स, प्राइस एंड शॉक्स। देन प्रेसिडेंट साहब ने बताया हेल्थ स्टाफ वैक्सीनेशन ड्राइव, जितना ऑसम वर्क हमारे हेल्थ केयर स्टाफ ने किया है, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने किया है कोविड-19 के टाइम पे, वो एग्जाम्पलरी है।
वर्ल्ड को दिखाया कि इस सब डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में डॉक्टर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर, वेरी नाइस। डिफिकल्ट टाइम पे बहुत अच्छा आपने डिलीवर किया। सेंसिटिव गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट को एज अ फैसिलिटेटर वर्क करना चाहिए। देन बजट सेशन इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिव फ्रूटफुल होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा। डिस्कशन हो, मीनिंगफुल एंड फ्री डिस्कशन। पार्लियामेंट का काम ही होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स, डिबेट्स, डिस्कशन। ये चीज होना चाहिए पार्लियामेंट्री एथोस में। इंडिया रशिया होल्ड डिस्कशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एजेंडा। मॉस्को को अभी प्रेसिडेंसी मिलेगी फरवरी में, इंडिया को अगस्त में मिली थी। इंडिया अभी 2 साल के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, नॉन परमानेंट है यूएनएससी। रशिया परमानेंट है तो रशिया के पास वीटो पावर भी होता है। तो ये पीसफुल रेजोल्यूशन जो हो रहा है अभी रशिया यूक्रेन, इधर ऐसी कुछ बात होगी। देन दिस इज नेक्स्ट वन, इंडिया में इतने केसेस कोविड-19 के आए, डिमांड फॉर एमजी नरेगा वर्क सॉफ्टन्स, थोड़ा कम हुआ बिकॉज इकोनॉमी रिवाइव हो रही है। जब इकोनॉमी पिट गई थी, लॉकडाउन हो गया था, तो एमजी नरेगा की डिमांड बढ़ गई थी बिकॉज दिस एक्ट्स एज एन इंश्योरेंस कवर, तो ये सॉफ्टन हुई है। डिमांड एंड सप्लाई, तो इसी पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी है। एमजी नरेगा पे हमें पूरा एक रिपोर्ट तैयार करना है, बहुत हाई यील्डिंग सवाल है ये, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। जॉब्स क्रिएट करें, इंफ्रा इन्वेस्टमेंट करें। अब जैसे एक सवाल आया था ना, इंफ्रा इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करती है बजट में, तो इट हेल्प्स, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इकोनॉमी का रिवाइवल होता है। तो यही सब बात बताया है संजीव सान्याल साहब ने कि जैसे कि प्रेशर को दूर करने के लिए ऑयल प्राइसेस, चिप शॉर्टेज, कार्गो ट्रैफिक वगैरह, ये सब चीज़ें फैक्टर्स है इंटरनेशनल सिचुएशन जो रिकवरी को इम्पैक्ट करेगा। लॉजिस्टिक्स अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर स्लो डाउन हो जाता है। ताइवान पे चाइना अटैक कर देगा तो फिर चिप शॉर्टेज होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं वहाँ पे। जैसे ये कंटेनर का शॉर्टेज है तो इससे इन्फ्लेट हो गया शिपिंग बिल। कंटेनर, जैसे कल दिल्ली में कुछ माइग्रेंट्स को रुकाने के लिए कंटेनर में ठहराया गया था ना, तो दिस इज कंटेनर। कंटेनर का शॉर्टेज है तो शिपिंग डिफिकल्ट है। फूड सब्सिडी है, राइज हो रही है, राइजिंग फूड सब्सिडी कॉस्ट, दिस इज अ कॉस्ट। बट फूड सब्सिडी भी जरूरी होता है, हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी पढ़ा है, फूड सब्सिडी। सेकेंड वेव डिड नॉट डिटर जॉब फॉर्मलाइजेशन, ईपीएफओ डेटा ने कहा फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब इज इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ने एडमिट किया लैक ऑफ डेटा है, कोविड इम्पैक्ट ऑन लर्निंग कम हुआ है, एएससीआर 2021 रिपोर्ट। एथेनॉल हेल्प्स शुगर मिल क्लियर एरियाज टू फार्मर। एथेनॉल, एथेनॉल का ब्लेंडिंग इन पेट्रोल डीजल, तो उससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि बायोफ्यूल पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की है रिवाइविंग इकोनॉमी। ओमिक्रॉन इतना लाइट क्यों हुआ, एक प्राइमरी रीजन ये भी है, वैक्सीनेशन कवरेज हमारे यहाँ अच्छा है। इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन फॉरेस्ट एरिया गेन, सर्वे ने बताया। तो इस टाइप का कवरेज अभी हम और डिटेल में आगे देखेंगे। इजराइल एंड हेजबोला एरिया इन सीरिया, ब्लिंकन टेलीफोन कॉल, बुर्किना फासो। देन जनवरी सीज सेकेंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन, दिस इज अगेन अ गुड न्यूज। जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब है टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। जीएसटी हमेशा से बड़ा प्रॉमिसिंग था, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, बहुत सारे टैक्स सब्ज्यूम कर रखा है इसने। अब कलेक्शन भी बेटर हो रहा है, तो दिस इज गुड। प्लग्स जो हैं, सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड हो गया है, पहले से काफी स्ट्रीमलाइन हो गया है, और जो लीकेजेस हैं वो भी हम प्लग कर पा रहे हैं। नीलांचल इस्पात है, इसको सेल कर दिया है टाटा आर्म, गवर्नमेंट का नोड मिल गया नीलांचल इस्पात। जीडीपी स्लाइड हुआ, कोर सेक्टर 3.8% ग्रो हुआ है। रेलवे में वेरी हाई कैपेक्स ओवर 10 ईयर्स। 2030 कैपेसिटी भी शुड बी अहेड ऑफ डिमांड, कैपेसिटी जो है वो डिमांड से ज्यादा हो जाएगी, ऐसा बताया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे हम कर रहे हैं। देन दिस इज यूएन यूनिक ट्रायल, दिस इज यूनिक ट्रायल फॉर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी अडॉप्ट करने की बात है। What is this? This is United Nation Commission इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। एक्चुअली जैसे पिछले कुछ टाइम पे हमने देखा कि इंसॉल्वेंसी हो गई, दिवालिया निकल गया किसी कंपनी का, आजकल की जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका स्प्रेड पूरे वर्ल्ड में है, तो उस केस में उन चीज़ों को कैसे डील करें, दिस इज द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क इज यूनिक ट्राल, दिस इज यूनिक सिट्रल, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। सो दिस इज देयर। अब जो नेक्स्ट है वो एफडीआई इन फार्मा जम्प्ड 53% जंप हुआ। देन चिप क्रंच है टाटा मोटर्स, दिस चिप क्रंच ताइवान इशू।
सेंटर हैज अडॉप्टेड एमएसपी बट स्टेट्स मस्ट फैसिलिटेट क्रॉप शिफ्ट। अब इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पिक हो गया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का 2021 क्रॉप शिफ्ट। तो एमएसपी एज अ पॉलिसी कंटिन्यू है। एमएसपी दिया जाता है जैसे कुछ क्रॉप्स में कि मिनिमम इतना प्राइस तो फार्मर को मिल ही जाएगा फॉर देयर क्रॉप, एमएसपी। तो एमएसपी भी एक्ट एज एन इंश्योरेंस कि वर्स्ट केस में फार्मर को इतना प्राइस तो मिल ही जाएगा। बट एमएसपी से क्या होता है, अगर कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स ही प्रमोट कर रहे हैं तो उससे मोनोकल्चर बढ़ता है, स्पेशली वीट और पैडी, ये दोनों क्रॉप्स ज्यादा होती है, बाकी क्रॉप साइडलाइन हो जाती है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का यहाँ बात है। प्लस हमें जैसे ऑयल सीड्स की जरूरत है, डिपेंडेंसी हमको कम करना है कुकिंग ऑयल में। पाम ऑयल हमने पढ़ा था और ओवरऑल ऑयल पे हम डिपेंडेंट है, इंपोर्ट करा रहे हैं। तो वी नीड टू ग्रो मोर ऑयल सीड्स, ऑयल क्रॉप, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने बताया। अगेन ये इकोनॉमिक सर्वे का फाइंडिंग है। तो इस तरीके से ना न्यूज़पेपर में दिस इज जस्ट द बिगनिंग, पूरा कवर हो जाएगा इकोनॉमिक सर्वे। तो every rupee spent on agriculture research and development yield better returns compared to return on money spent on subsidy or other expenditure. Now see, सब्सिडी एज अ पॉलिसी जो है, या फिर सब्सिडी पॉलिसी जो कई बार WTO भी इस पे सवाल उठा देता है सब्सिडी पे। तो सब्सिडी से बेटर ये होता है कि हम एग्रीकल्चर रिसर्च में एक्सपेंड करें, यील्ड बेटर करने का नया नो हाउ करें, फैसिलिटेट करें, ताकि सब्सिडी की ज़रूरत ही नहीं पड़े। इससे ज़्यादा बेटर रिटर्न आते हैं। फार्म सब्सिडीज में भी ये टेक है इकोनॉमिक सर्वे का। सो दिस इज ऑल्सो देयर। अब ये स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में दिस इज स्पोर्ट्स टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। एसेट इतना सेल हुआ, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को टाटा स्टील को बेचा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश है, स्टील का आउटपुट बढ़ा है। सोशल, देन स्पेंडिंग अगेन इंक्रीजिंग, टेकिंग इट डिप, दिस इज टेकिंग इट डीप, राफेल नडाल। द लिमिट ऑफ द लेजिस्लेचर पावर टू सस्पेंड अ मेंबर। अब ये भी 2-3 दिन से हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं। अगर विधानसभा में कुछ मेंबर अगर कुछ रॉन्ग कंडक्ट करते हैं तो उनको सस्पेंड किया जा सकता है। ये रूल 53 महाराष्ट्र असेंबली में भी लिखा है, डिसऑर्डरली कंडक्ट में। बट अगर उनका कंडक्ट ऐसा है कि सस्पेंड किया है तो उनको से फॉर अ डे सस्पेंड करो, फॉर अ सेशन सस्पेंड करो। बट 1 ईयर टाइप ऐसा सस्पेंशन होता है तो विच इज रॉन्ग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। बिकॉज उससे क्या होगा कि वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है एमएलए, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी आपने डिप्राइव कर दिया। प्लस इतने टाइम तक अगर वो एब्सेंट होगा तो उसकी सीट भी खाली हो जाएगी। सो इस बात पे कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट ने कहा कि जो डेट्रीमेंटल होगा ये डेमोक्रेसी में, तो इसको उसने ओवर रूल कर दिया, लेजिस्लेचर पावर। देन टिपिंग राइट ऑन द यूएस सुप्रीम कोर्ट बैलेंस। दिस इज फार्मर्स। फार्मर्स क्या है? नो योर इंग्लिश, नो योर इंग्लिश। इसमें जैसे है ब्लिंक, व्हेन अ पर्सन ओपन्स एंड शट्स हिज आईज क्विकली ही इज सेड टू ब्लिंक। इट इज नो यूज ब्लिंकिंग द फैक्ट वी आर पुअर। तो ब्लिंक, ब्लिंक का मतलब एक तो लाइक लिटरल मीनिंग होता है आईज ओपन एंड शट। दूसरा होता है अगर आप इग्नोर कर रहे हो किसी फैक्ट को तो वो भी ब्लिंकिंग होता है। यू रिफ्यूज टू कंसिडर और इग्नोर द फैक्ट। अमंग और बिटवीन में क्या डिफरेंस होता है? अमंग होता है मोर देन वन, बिटवीन होता है मतलब दो के बीच में, टू थिंग्स, टू पर्सन्स। देन बिटवीन ये होता है। फिर इसके बाद जैसे मद्रास एंड कैलकाटा में डिस्टेंस क्या है? तो दिस इज बिटवीन, टू चीजें, दो चीजें, कॉफी एंड टी, तो बिटवीन, और दो से ज्यादा है तो अमंग। प्लस जब ट्रीटी आता है तो ट्रीटी में हम बिटवीन यूज करेंगे। जैसे ट्रीटी 4 नेशंस में बनी है बट यहाँ हम बिटवीन यूज करेंगे, यहाँ अमंग नहीं करेंगे। बिकॉज ये जो ट्रीटी है ये 4 नेशंस हैं इसमें, बट ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो ट्रीटी बिटवीन यूज होगा व्हेन 4 नेशंस। अग्रीमेंट जो रीच हुआ वो बिटवीन द 3 कंपनीज यस्टरडे, यहाँ अमंग नहीं आएगा, अग्रीमेंट भी बिटवीन पे आएगा। सो दीज आर एक्सेप्शंस। देन इसके बाद आप फॉर्म फिल इन करते हो, फिल आउट, फिल अप, सब एक ही मतलब है, सेम थिंग एंड ऑल आर करेक्ट। देन बैंक रप्ट और बैंक बेंच, ये इसका क्या मतलब है? बैंक रप्ट एक्चुअली ये पुराना अगर रूट्स देखें बैंक का तो हाई जर्मन में ये वर्ड यूज होता था बैंक। बैंकर्स जो होते थे वो ऐसे बेंच के पीछे खड़े होकर काम करते थे। जब बैंक मतलब काम नहीं कर पा रहा है तो उनकी जो बेंच है वो एंग्री जो कस्टमर है वो तोड़ देते थे, तो बैंक रप्चर हो गया, तो दैट इज कॉल्ड बैंक रप्ट। इस तरीके से इसका रूट्स हैं, इस तरीके से ये वर्ड बना है। देन ये जो आज का क्विज है, दिस इज अबाउट बीटल्स स्कॉलर। ओके, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। ये 2 आज के हैं। पहला तो है वी शेप्ड रिकवरी और दूसरा है एमजी नरेगा। ऑलराइट,
So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.